हेलो स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स एंड फ्रेंड्स। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे 8 में और सीरीज़ का नाम है 50x एम्पायर चैलेंज। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम 50 डेज़ में 50 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं पिछले 8 सालों से टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस ये सब कुछ कर रहा हूँ। पर 2 सालों से मैंने एक एनालिसिस और शुरू किया है विच इज़ कॉल्ड ह्यूमन बिहेवियरल एनालिसिस। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अगर आप ह्यूमन बिहेवियर से अटैच करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फियर और ग्रीड ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे आप 100% ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। पर स्मॉल ट्रेडर और मिड साइज़ ट्रेडर और इन्वेस्टर इस फियर और ग्रीड को समझने में बहुत कंफ्यूज हो रहा है। तो इस पूरी बातचीत में मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं बता पाऊँ कि एक्चुअली सही तरीका क्या है इसको बैलेंस करने का। अगर एक स्टॉक आपने 100 रुपये का लिया और 250 रुपये में आपने उसको बेचना है और आपको पता है कि मैं नया नया इन्वेस्टर बनाऊं और मुझे तो 1.5 गुना 2 गुना स्टॉक होने पर बेच देना चाहिए। आप 120 130 के लेवल पर आते ही आपको लगेगा कि नहीं यार, बुक करके अब सही है, अपना 25% 30% प्रॉफिट आ गया एंड विच इज़ वेरी गुड। जैसे ही स्टॉक 200 250 300 पहुंचेगा आपको लगेगा यार मैंने जल्दी से एग्जिट कर लिया था, अभी बना रहता तो बड़ा अच्छा होता। फियर में आपने जल्दी निकल गए क्योंकि आपको ये डर है कि ये स्टॉक शायद 200 250 पहुंचने में टाइम लेगा, या तो आपको लगता है कि ये स्टॉक पहुंचेगा भी या नहीं। और यहीं पे अगर आप ग्रीड की बात करोगे तो आपने यहाँ पे ग्रीड भी किया कि मुझे 20 25 30% प्रॉफिट मिल रहा है, फटाफट ले लेता हूँ और स्टॉक से 100% आउट हो जाता हूँ। एक ही एग्जाम्पल के साथ में आप फियर और ग्रीड दोनों इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब यहाँ पर ट्रेडर्स जो होते हैं, ट्रेडर्स यही काम 1 घंटे की कैंडल में, 5 मिनट की कैंडल में करते हैं और कुछ ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो इसे 1 हफ्ते या 10 15 दिन के टेन्योर में करते हैं। तो क्या कुछ ऐसा है जिसमें हम ट्रेडिंग का एक एक्सपीरियंस भी कर लें और इन्वेस्टमेंट से अपनी एक अच्छी वेल्थ भी बना लें? तो उसी का जो नाम है वो है 50x एम्पायर चैलेंज। आप इस चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब करें और इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि पिछले 8 सालों में मैंने जितने भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं मैं कोशिश करूँगा कि 100% वो सारे एक्सपीरियंसेस इस चैनल पर इसी सीरीज़ में शेयर करूँ। जो लोग चाहते हैं कि मैं अपने ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग या फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो पोजीशंस हैं या अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं अगर उनको भी यहाँ पर शेयर करूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एक सीरीज़ उस सेगमेंट के लिए भी स्टार्ट कर दूँगा। रिसेंटली मुझे कोई मिले और उन्होंने मुझे बोला कि मैं 2015 से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मैंने उनसे पूछा कि आपका कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न अभी चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे कुछ स्टॉक तो डबल ट्रिपल हो चुके हैं और बाकी जो है अभी रिसेंटली जो क्रैश आया है उसकी वजह से कुछ 8 से 10% या 15% वो पोर्टफोलियो भी मेरा डाउन चल रहा है। मैंने कहा आप अपना पोर्टफोलियो महीने में कितनी बार देखते हो? उन्होंने बोला मैं हफ्ते में 1 बार देखता हूँ, तो महीने में लगभग 3 4 बार देख लेता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आपको पता है कि आपने अपने स्टॉक्स को रिसर्च कर लिया है, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आप बार बार इसको क्यों देख रहे हो? आपको तो कंपनी की बैलेंस शीट देखनी चाहिए, उनके मैनेजमेंट की मीटिंग्स को रीड आउट करना चाहिए। तो उनको भी ये चीज़ लगी कि हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मुझे फ़ियर है और मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार इसलिए देखूँ क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे हैं। तो दोस्तों, जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो बार बार अपना पोर्टफोलियो इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको ये बात का फियर है कि जितनी भी उन्होंने अभी तक प्रॉफिट किया है सालों में, वो कहीं क्रैश में कन्वर्ट होकर वहीं ना आ जाए जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। और ऐसा अभी रिसेंट में जो मैंने स्टॉक्स आपके साथ शेयर करे हैं उसमें हुआ है। जो स्टॉक 5 साल पहले जहाँ थे वो 3 गुना होकर वापस आज उसी लेवल पे आ चुके हैं जहाँ से ही वो चले थे। आप अगर डीप एनालिसिस करोगे तो हमेशा एग्जिट प्लान होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने स्टॉक मार्केट में आए, अपना 100% पैसा डाल के रखा हुआ है और आप बस सालों साल पोर्टफोलियो देखे जा रहे हो। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने अभी इन्वेस्टमेंट किया और आप फटाफट से 10 20% प्रॉफिट लेके निकल गए। दोनों ही केसेस में आपको तकलीफ होगी क्योंकि वहाँ पर आपका बहुत बड़ा टाइम वैल्यू लगा हुआ है, 10 साल 15 साल 20 साल। कोई गारंटी नहीं है कि एक बहुत मेजर क्रैश आए और सारे स्टॉक वहाँ पर वहीं पहुँच जाएं। और अगर आप जल्दी निकल गए और गलती से मार्केट 4 गुना 3 गुना, क्योंकि इंडिया में 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है और 16 ट्रिलियन तक जाना है। अब कौन से स्टॉक्स वापस 5 5 साल में रोटेट होकर वहीं आ जाएंगे या कौन से स्टॉक्स HDFC टाइटन की तरह उड़ेंगे? तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम फियर भी ना हो, कोई डर भी ना लगे, कोई लालच भी ना हो और हमारा पता है कि हम वेल्थ भी बना रहे हैं और वेल्थ ऐसी वैसी नहीं, 50x। तो इस चैनल पर
वही हो रहा है। इस सीरीज़ से जुड़े रहिए। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ और उसके रीजंस भी बताऊंगा कि हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। दोस्तों, इस स्टॉक को मैंने जो पिक किया है वो सिर्फ दो रीजंस, मेजर रीजंस की वजह से पिक किया है। पर फिलहाल आप देख सकते हो कि कंपनी ने रिड्यूस भी किया है डेट, डिविडेंड भी दे रही है, डेटर डेज भी इम्प्रूवड हैं, और कंपनी ने अपनी सेल्स जो ग्रोथ की है वो पिछले 10 सालों के हिसाब से पॉजिटिव है। 5 सालों के हिसाब से देखोगे तो नेगेटिव बता रहा है। टैक्स रेट सीम्स लो, कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। तो क्योंकि स्टॉक चला ही नहीं है, आप जब से ये लिस्ट हुआ है तब से ये एक रेंज में फंसा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये रिटर्न अभी अगर आप इसका ईपीएस देखोगे, अर्निंग पर शेयर, तो आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। पर अगर मैं आ जाऊँ इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, तो मुझे कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट्स नज़र आती हैं। क्योंकि आप देखोगे सेल्स इंटैक्ट है पिछले कई महीनों से, सालों से। ये जो कंपनी है वो बस स्टेबल दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस स्टॉक के अंदर स्पेशली कुछ दो बातें हैं इसकी तरफ मेरा ध्यान गया है और मैं इसको आपसे शेयर कर रहा हूँ। स्टॉक का जो एक डेटर तो रिड्यूस हुआ ही है, डिविडेंड भी दे रहा है ये, पर आप देखोगे डेटर डेज भी इसमें इम्प्रूव हुए हैं। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ भी 10 साल की अच्छी दिखाई है। अगर इसी की तरफ मैं इसके कॉन्स देखूं यानी नेगेटिव साइड देखूं, तो आमने सामने जब आप इसको रखोगे तो ये आपको नॉर्मल लगेंगे। क्योंकि स्टॉक चला ही नहीं है तो इसका ईपीएस नहीं है, अर्निंग पर शेयर कैसे होएगा जब स्टॉक ने कोई आप इन्वेस्टर को रिटर्न अभी तक नहीं दिया है। तो स्टॉक इज ट्रेडिंग अपने 2.64 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। ठीक है, हम थोड़ा बहुत प्रीमियम दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमें फ्यूचर ग्रोथ दिखाई दे रही है तो हम प्रीमियम देने के लिए भी थोड़ा सा तैयार तो रहेंगे। तो मुझे कुछ ज़्यादा इसमें कॉन्स नज़र नहीं आते। मेरी एनालिसिस कहती है कि ये मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग करने के लिए अभी फ़िलहाल इनफ है। अब अगर मैं देखूं कि इसके सेल्स, तो सेल्स बहुत हद तक एक जगह पे एक रेंज में है। और सबसे बढ़िया बात मैं आपको जो एंड में बताऊंगा, दैट इज़ अ मार्केट कैप। अभी इसका मार्केट कैप कम है। कंपनी अगर अपना मार्केट कैप को बढ़ाएगी तो इसका प्राइस और इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, इसका आरओई बढ़ेगा, क्योंकि आरओई और आरओसी के बिना कंपनी ग्रो नहीं कर सकती। तो अभी मार्केट कैप इसका काफ़ी कम है। आप यहाँ देखिए, इस स्टॉक में इक्विटी जो कैपिटल है वो इंटैक्ट है, कैपिटल इन्होंने लूज़ नहीं किया। कंपनी के पास में रिजर्व्स कम हुए हैं और बोरोइंग जो है कंपनी ने रिड्यूस भी करी है। क्यों? क्योंकि बोरोइंग हो सकता है कि इन्होंने अपने रिजर्व से ही कंप्लीट करी हो। यहाँ पर बोरोइंग थी ज़्यादा, उसके बाद में कम हुई, और यहाँ पे आप देखिए कि इस वैल्यू को 1200 करोड़ से सीधा 118 करोड़ पर इसकी बोरोइंग पहुँच चुकी है। तो हो सकता है कि इन्होंने अपने रिजर्व्स को बेचा हो और अपनी बोरोइंग को ख़त्म किया हो। अब जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी समझ में आई है वो है कि कंपनी की इंटेंशन है कि वो ग्रो करना चाहती है। तो अगर मैं प्रोमोटर होल्डिंग की बात करूं, यहाँ पर 2020 से अपनी प्रोमोटर होल्डिंग को स्टेबल रखा हुआ है। एफआईआईज कम हुए हैं, पर उसी के अगेंस्ट जो डीआईआईज हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, साथ में रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर बढ़े हैं। तो कंपनी की जो इंटेंशन है वो क्यों मुझे ठीक लगी, क्योंकि इन्होंने प्रोमोटर्स की परसेंटेज उतनी ही रखी, साथ साथ इन्होंने एक डिविडेंड भी दिया, विच इज़ अ वेरी गुड डिविडेंड। फ्री कैश फ्लो को अगर आप देखोगे तो कैश फ्लोज भी बढ़े हैं। पहले इनके पास में सिर्फ 30 करोड़ रुपए का कैश फ्लो था, आज की डेट में कंपनी के पास लगभग 400 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो है। उसके बावजूद इन्होंने जो डिविडेंड अनाउंस किए हैं पीछे, वो आप देखो कि 325% का इन्होंने डिविडेंड लास्ट अनाउंस किया हुआ है, और ये अभी रिसेंट की बात है, मार्च 2025 यानी लास्ट ईयर की। इस साल का डिविडेंड शायद पेंडिंग होगा, पर इन्होंने अभी 2021 से ही डिविडेंड देना शुरू किया है। तो मैं इस स्टॉक के अंदर इसलिए इंटरेस्टेड रहूँगा क्योंकि ये मेरी सबसे पहले पर्सनल इन्वेस्टमेंट जर्नी है। तो मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही सब कुछ बता सकता हूँ। तो आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने स्टॉक मार्केट एडवाइज़र से पूछिए, रिसर्च एनालिस्ट से पूछिए, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और ये मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो 179% से इन्होंने शुरू किया और आज 325% का डिविडेंड दे रहे हैं। बीच में इन्होंने कम किया डिविडेंड, फिर इन्होंने बढ़ाया। तो कंपनी की इंटेंशन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सही है। अगर डिविडेंड दे रहे हैं और अपनी प्रोमोटर होल्डिंग भी बेच रहे हैं तो ये डेंजर का साइन होता है, पर उन्होंने अपनी प्रोमोटर होल्डिंग भी वही रखी है और डिविडेंड भी देना शुरू कर दिया है। साथ में कंपनी ग्रोइंग स्टेज पे है। तो आइए फटाफट से अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे, और ये कंपनी का नाम है क्वेस्ट कॉर्प, जैसा कि आप जानते हैं। और यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर अगर आप देखोगे तो इसका आईपीओ कुछ 2016 में लॉन्च हुआ होगा। स्टॉक कुछ
देख सकते हैं आप, डबल या ऑलमोस्ट थोड़ा 2.5 गुना के आसपास हुआ। स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हुआ, उसके बाद में ये सीधा क्रैश हुआ और इसकी वैल्यू रह गई कुछ 10% के आसपास। 90% स्टॉक का जो वैल्यू थी वो ड्रॉ डाउन हो चुकी है। यहाँ से स्टॉक ने 170 से पहुँचा सीधा 1000 रुपये के आसपास, यानी कुछ 5 टाइम्स स्टॉक हुआ। फिर उसके बाद में आज की डेट में आप ये देख लो कि ये स्टॉक वापस वहीं पे है जहाँ से ये चला था। अब क्योंकि इसका कंसोलिडेशन बहुत लंबा है, हमने स्टॉक्स के अंदर जिसमें भी हम एजुकेशन पर्पस के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, हम सभी में ये देख रहे हैं कि कुछ लंबे कंसोलिडेशन होने चाहिए, क्योंकि जब तक स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं होगी नीचे के लेवल पे, उसका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, कंपनी ने मेहनत नहीं करी है, 10-20 साल पुरानी कंपनी नहीं हुई है, तब तक हमें भी एक कन्विक्शन नहीं आएगा लॉन्ग टर्म के लिए। हम यहाँ पे वेल्थ बनाने के लिए आए हैं, हम 10-20% के प्रॉफिट्स लेकर ट्रेडिंग करने के लिए नहीं आए स्टॉक्स के अंदर। अगर इसने इस लेवल को तोड़ा, उसके बाद हम कंफर्मेशन मान लेंगे कि ये अपने रिवर्सल पे है। अभी स्टॉक ने कंफर्मेशन नहीं दिया है रिवर्सल के लिए, पर क्योंकि हमें वेल्थ बनाना है और हम अपनी ट्रेडिंग को नहीं देख रहे हैं, हमें मोमेंटम की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है स्टॉक के अंदर, तो जितने भी लोग मोमेंटम की बात करेंगे वो यहाँ पर बाय करना चाहेंगे। पर मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे स्टॉक की क्वालिटी का अंदाज़ा है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे कुछ ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न के लिए लूँ, क्योंकि कंपाउंडिंग आपके एंट्री लेवल से ही डिसाइड होती है। तो एक छोटी सी क्वांटिटी के बारे में मैं इतना नहीं सोचूंगा, और ये एक जोन है जिसके अंदर स्टॉक अभी फंसा हुआ है। हम जब डिस्कस करते हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। 204% तक अपने कैपिटल को, जितना मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया है, मैं यहाँ पर उसे आउट कर लूँगा। जो मेरे शेयर्स यहाँ पे बचेंगे मैं उन्हें लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे छोड़ दूँगा। दिस इज़ हाउ वेल्थ इज़ जनरेटेड। फिर चाहे ये कहीं पर भी जाए, मुझे ना इसके अंदर फियर होगा, ना कोई ग्रीड होगी, क्योंकि फिर नेचर अपना काम करेगी और जितना मुझे करना था मैंने यहाँ तक कर लिया। तो दोस्तों, क्या हमारी रूल बुक के हिसाब से ये निफ्टी 500 का पार्ट है? यस। 52 वीक लो के पास हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं? यस। वोलेटिलिटी इसमें है क्योंकि बायर सेलर दोनों एक्टिव हैं। कैपिटल साइज़ हमने कंट्रोल एब्सोल्युटली किया हुआ है, इस पूरी सीरीज़ में हमने कैपिटल साइज़ ही तो कंट्रोल किया है। और PRZ जो जोन है वो क्या है? पोटेंशियल रिवर्सल जोन, तो हम उसके पास ही इसको समझ रहे हैं। लॉन्ग एक्यूमुलेशन इसका हो चुका है, बहुत सालों से ये स्टॉक नहीं चला है। मिनिमम पेशेंस जो है, मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ कि मेरे को इसमें कितनी पेशेंस रखनी है। तो लगभग मेरे रिस्क और रिवॉर्ड रेशो की को मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो ये 202% दिखा रहा है, तो यहाँ मैं 200% लिख देता हूँ। सो दोस्तों, इस डे 8 को हम अगर समराइज़ करें तो हमने अपने स्ट्रक्चर को समझा, साइकोलॉजी को भी हमने करेक्ट किया और हमने जोन भी मार्क कर लिए हैं एज़ पर द रूल्स। अब हम मिलते हैं डे 9 में, और आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपको ऐसे ही एनालिसिस दे सकूं। हम बहुत सारे स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए इस सीरीज़ में। मिलते हैं ब्रेक के बाद।